ऑक्सीजन और महिला में ये दोनों के एक साथ सहभागी होकर के डीपी विफल महाविद्यालय के आईटीसी विभाग और समाज शास्त्र विभाग के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। विषय रखा गया है महिला उत्पीड़न। और आप जानते हैं ये कितना संवेदनशील विषय है। आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे महाविद्यालय के शासी निकाय के परम सम्मानित सदस्य हमारे भैया राजकुमार अग्रवाल जी। आप हर कार्यक्रम में हमारा सहयोग प्रदान करते हैं और आपने देखा कि कितने अच्छे ढंग से महिला प्रताड़ना के लिए केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि हमारा जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है उसको आपने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि प्रताड़ना के पीछे कौन सा मनोविज्ञान काम करता है। आप इसलिए मैं बहुत आदर करती हूँ। आप केवल समाज सेवा में नहीं लगे हैं बल्कि आप इंजीनियर हैं, समाज के निर्माणक वर्ग हैं और आपका हर समय समाज सेवा के साथ साथ हमारे महाविद्यालय के निर्माण में लग रहा है। तो आपको अध्यक्षता के रूप में पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अभ्यागत हैं दतिया महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र विभाग के वासुदेव शरण यादव सर। और अब मैं बहुत पहले से चाहती थी सर से मेरा फोन में संपर्क होता था कि वो समय दे और आए। वैसा समय आया कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमको दिया और महिला प्रताड़ना के ऊपर वो तैयार हो गए। मैंने उन्हें पूछा कि आप 2017 बैच के प्रोफेसर हैं। मैं देखी तो बोली भी कि शरीर से तो हष्ट पुष्ट स्वस्थ दिख रहे हो लेकिन चेहरा से मासूम दिख रहे हो, बच्चे जैसा। मेरे लिए तो बच्चे जैसा ही हो। तो वासुदेव को मैं बोली कि बार बार सर नहीं कहूँगी आपको, आप मेरे लिए ममता के पात्र है और आपने हमारा अभ्यागत स्वीकार किया, आतिथ्य स्वीकार किया। और आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि है रश्मि गुदिया मैडम। हम लोग कहीं बृहस्पति बाजार जाते तो देखते थे कि किसका हॉस्पिटल है और गुदिया मैडम आज हमारे बीच बैठी है। और आपने देखा कि कितने अंदर से वो महिलाओं से जुड़ी है। डॉक्टर एक ऐसा वर्ग है जो अंदर से महिलाओं के दर्द को देखती है। जिस समय कोई महिलाओं को छूना नहीं चाहता, लेबर पेन जब उठता है और वो लेबर गृह में उन लोग कितने निष्कपट भाव से और माया ममता को लेकर के मरीज के सामने खड़े रहते हैं और एक नई जीव को संसार में लाने के लिए जिस प्रयास में जुटे रहते हैं वो तो सचमुच में ईश्वर का ही स्वरूप है। और इसलिए मैंने मैडम को कहा कि डॉक्टर का स्थान पैर में नहीं हृदय के अंदर है। आप लोगों की कृपा से ही दुनिया स्वच्छ है और सुंदर एवं निरोग है। आपने समय दिया और यह जो जुड़ाव है वो आजीवन रहेगा। हम रहे या न रहे, डीपी महाविद्यालय रहेगा और गुदिया हॉस्पिटल रहेगी, समायोजन और एमयू चलता रहेगा। और हमारे सहयोगी बने भुवन वर्मा जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, पत्रकारिता करते हैं, अस्मिता और स्वाभिमान, और बहुत अच्छे स्तरीय पत्र है। मैंने उस पत्रिका को पढ़ा है और वो हरियर ऑक्सीजन चला रहे हैं। हरियर ऑक्सीजन का मतलब समझते हैं? जीना है तो हमारी धरती को हरियर रखना पड़ेगा। प्रताड़ना तो धरती मैया से शुरू हो रहा है ना, महिला तो धरती मैया भी है और वहीं से हमारी प्रताड़ना शुरू हो गई है। हम धड़ाधड़ पेड़ काट करके माता के श्रृंगार को खत्म कर रहे हैं। उसके पर्वत को प्रार्थना करते हैं, समुद्र वसते देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व करके प्रातः काल बिस्तर से पैर रखते हैं। तो वो तो हम सब भूल ही गए। ये भी भूल गए कि मेरी माता के सारे श्रृंगार उजाड़ देंगे। वो तो दिखेगी जैसे भी हम
हम जिएंगे कैसे? यदि हम अपने माता को ही पोषण करने के लायक ना रखें तो हमारा जीवन तो प्रश्नवाचक चिन्ह में घिर गया ना। तो वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए उन लोगों ने प्रतिज्ञा लिया है कि हम पूरी धरती को हरा भरा करेंगे, और ताकि ऑक्सीजन के लिए हमको कोरोना के समय में पीरियड उस समय मर रहे कैसे मरना ना पड़े। पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाइए, आपको कोई ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर लेना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा है कि 7 जो वृक्ष है आप बहुत भारी उसको जगाते जाइए, बरगद है, पीपल है, नीम है, आम है, ऐसे वृक्षों को लगाइए, धरती आशीर्वाद देगी, किसी भी प्रकार के सांस के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। और जहाँ जहाँ पर वृक्ष रहेंगे उसके नीचे में स्वच्छ जल, निर्मल जल रहता है पीने के लायक। तो आप समाज सेवा के काम में जुड़े हैं, आपके पूरे ग्रुप को, और महिला विंग से आपने ममता गुप्ता को जोड़ा है, और वो आकर के मेरे से यही पूछी कि महिला प्रताड़ना के संबंध में हम कुछ करना चाहते हैं। मैं बोली कि मेरे पास मंच है, मेरे पास बच्चे हैं, और मुझे सहयोग चाहिए रहता है। मैं पूरे समाज से जुड़ना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए समाज अकेला नहीं है। हम जन्म लेते हैं, परिवार पालन पोषण करता है, हम महाविद्यालय और विद्यालय आते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा का गारंटी लेता है, स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य की गारंटी लेता है, प्रशासन विभाग हमारे प्रशासनिक व्यवस्था करता है, तभी तो हम चल रहे हैं दूसरे से मिल करके। तो इसलिए क्या है कि आप लोगों की महती भूमिका, आपके सहयोग से यह जो सेमिनार का आयोजन हुआ है, और इसलिए ये निश्चित ही आज का सेमिनार जो निष्कर्ष निकलेगा, जो भी विचार आप देंगे पुस्तक रूप में छपेगी, और ये पूरे मानव समाज के लिए लाभकारी साबित होगा। एक महत्वपूर्ण इसका भूमिका समाज को देखने को मिलेगा। तो और आज के कार्यक्रम में जितने अन्य महाविद्यालय के प्राध्यापक गण आए हैं, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। सब विद्वान प्रोफेसर है, अपना विचार व्यक्त करेंगे। मेरे महाविद्यालय के सब विद्वान प्राध्यापक हैं, कर्मचारी गण हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस के स्पोर्ट्स के बच्चे भी यहाँ पर हैं। सब लोग बड़े शालीनता के साथ, सौम्यता के साथ और धैर्य के साथ सुन रहे हैं। हमारे पत्रकार बंधु भी आए हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी अच्छा काम करते हैं, उसका प्रचार प्रसार जब पत्रकार बंधु शहर में करते हैं तो एक बहुत अच्छा मैसेज शहर को जाता है। तो आप सब लोगों का मैं अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करती हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है महिला प्रताड़ना, उसके अंदर में सब बिंदु हमने दे दिया था कि कई प्रकार का प्रताड़ना है, घरेलू हिंसा है, या पुराने समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, या समाचार पत्र पत्रिकाओं की प्रताड़ना में उसकी क्या भूमिका महिला, कैसे बहुत सारे सब हेडिंग भी दिया था। आप जिसमें भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। हम महिला और पुरुष के संबंध को देखें तो हम हमेशा कहते हैं कि सृष्टि का अभ्युदय ही दोनों को एक दूसरे को पूरक मान करके हुआ। जिस समय में विधाता ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया तो प्रयोग करके देखा, उन्होंने सृष्टि किया तो ज्ञान के क्षेत्र में सनक सनंदन संस्कार हुए, सृष्टि आगे नहीं बढ़ा। उन लोगों ने सप्तर्षियों की रचना की, सृष्टि आगे नहीं बढ़ा। उन्हें रुद्र की रचना किया, रुद्र जी अपना भूत प्रेत डाकनी साकनी बना लिए, सृष्टि आगे नहीं बढ़ा। तब उन्होंने गंभीरता से विचार किया, तब आकाशवाणी हुई कि तप तप तप, मतलब तप करो मतलब चिंतन करो, और चिंतन से निष्कर्ष आया कि परमात्मा के शरीर के 2 भाग हैं, दाया और बाया, और दोनों से आप जीवात्मा का निर्माण करो, और दाया से पुरुष और माया से स्त्री। इस प्रकार से स्त्री और पुरुष जन्म से ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यदि हम मिल के चलेंगे, समायोजन करके चलेंगे तो सृष्टि का विकास होगा।
एक दूसरे के विरोध करेंगे, दूसरे की आलोचना करेंगे, तो न तो सृष्टि का विकास होगा, न दोनों जीव खुश रहेंगे, न आने वाली हमारी संतति खुश रहेगी। और इसी मनोविज्ञान को पकड़ करके भारत में स्त्री पुरुष के संबंध को जन्म जन्मांतर का संबंध बताया गया और यह कहा गया कि यह संबंध एक प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक समग्रता का परिचय है। हम भारत देश में देखेंगे विवाह का उद्देश्य सबसे पहला धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा संतति का निर्माण और तीसरा शारीरिक है। जबकि आज हम अपने ज्ञान को गड़बड़ कर डाले, हम देखते पाश्चात्य देशों की तरफ है जहां पर महंगाई और पेज जैसे लोगों ने कहा कि सारी आवश्यकता को लेकर स्त्री पुरुष के संबंध को हम विवाह या परिवार करेंगे, तो यहीं पर गड़बड़ होता है। वास्तविक में हम विश्वास किसी दूसरे विचार पर करते हैं और जीवन दूसरे को आधार मान करके जी रहे हैं, इसलिए लगातार ये समस्या बढ़ती जा रही है। हम शिक्षा क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, हम दे रहे हैं डाटा की 65%, 70%, 75% लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी ऐसा क्यों हम एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं? क्यों यहाँ पर प्रताड़ना की बात हो रही है? आज स्त्री समाज को शिक्षित करने के बाद भी क्यों स्त्रियों के लिए दहेज मांगा जा रहा है? क्यों उसको जलाया जा रहा है? क्यों पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है? क्यों अविश्वास की स्थिति आ रही है? और क्यों आज के शिक्षित युग में भी माता और पिता जब बच्ची को पढ़ने भेजते हैं वह तब तक की नींद नहीं पड़ता जब तक या तो बच्ची घर ना आ जाए या फोन में पता न चल जाए कि मेरी बच्ची घर में सुरक्षित है। प्रत्येक रोज हम इसी आश्वासन पे जी रहे हैं कि मेरी बच्ची अच्छी होगी। तो ऐसे शिक्षक क्या मतलब है? इस प्रकार से हम शिक्षित हो भी गए तो हम कहाँ पर जा रहे हैं? तो ये हम क्या कानून बना रहे हैं? हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को, अपने सामाजिक मूल्य को, अपने सामाजिक अर्जित प्रतिमान के आधार पर बैठकर विचार करें और स्त्री को ऊपर करें। स्त्री लक्ष्मी है, स्त्री सरस्वती है, स्त्री शक्ति है, पार्वती है, और उसी स्थान को देते हुए स्त्री के माँ के दर्जा को ऊपर बढ़ाए और स्त्री के जन्म को सौभाग्यशाली माने, अशुभ न माने और स्त्री को समाज में वो सब अधिकार दे जिसका बेटा अधिकारी होता है। और उसको पालन करने के लिए हम एक ऐसे शिक्षा की व्यवस्था करें जिसमें स्त्री का जो अपमान होता है उसका कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। कुछ शिक्षित लोग, कुछ प्रबुद्ध लोग बैठ करके विचार करेंगे, हवा बदलने में टाइम नहीं लगता है। ऐसा कुछ समय आ जाएगा जहाँ पर स्त्रियों को बहुत ऊपर माना जाएगा, स्त्री के अपमान को बहुत बड़ा अपमान माना जाएगा। और इसीलिए यहाँ जो गोष्ठी रखा गया है महिला उत्पीड़न के नाम को लेकर के, किसी रूप में दहेज तो सबसे बड़ा ये अपराध है, न दहेज हो, न कन्या भ्रूण हत्या हो और न विधवाओं का अपमान हो। जो यहाँ पर विधवा स्त्रियों को कितना प्रताड़ित किया जाता है। सती प्रथा तो रुका ना, वैसी विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए और सबसे बड़ी विडंबना वृद्धों का सम्मान हो। मेरी पुस्तक विधवा ऊपर भी है, वृद्धों ऊपर है। वृद्ध महिलाओं को घर से हम पढ़े लिखे लोग निकाल रहे हैं। आज जैसे ही माता पिता वृद्ध हो रहे हैं उनको हाथ पकड़ के निकाल दिया जा रहा है। उनसे बोलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए ये भी महिला प्रताड़ना है। आप मत भूलिए कि जिस माँ ने सारी जिंदगी आपका पालन पोषण किया, यदि आप उसको घर से बाहर निकालते हैं तो वह बहुत बड़ा महिला प्रताड़ना है। वैसा भयावह स्थिति है धरती में आपको कोई भी रक्षा करने के लिए आगे आने वाला नहीं है। तो ये सारे अलग अलग प्रताड़ना के रूप है और इसलिए नारी सशक्तिकरण के नाम पर केवल हम ढोल न करें, केवल ढोल न पीटे, केवल कानून न बनाए, बल्कि हम ऐसी व्यवस्था बनाए कि हमारी स्त्री के प्रति पूर्ण रूप से समाज सम्मान का भाव रखे। और स्त्री जो प्रश्न करती है ना
उसका जवाब देना पड़ेगा घर के लोगों को। स्त्री ये नहीं कहती कि मैं कहीं जाऊंगी नहीं, लेकिन स्त्री क्या प्रश्न करती है? भाई और बहन एक मां के गर्भ से पैदा हुए हैं, स्त्री को जाना है और भाई को विदा करना है। भाई पूछता है कि बहन तू उदास है, तो स्त्री क्या कहती है? उसका जवाब सुनिए, वो 2 लाइन फिर मैं बंद करूंगी कि हम तुम दोनों भैया रहने के कोठिया, दूध पिए न डफोरे हो, तू तो होया भैया गदी गोसैया, हम धिया लिखे परदेस, ऐठक छुटी गे मोर बैठक छुटी गे मैयन जी के गोद हो, तुलसी के पत्र आसन मैं के मोरे छुटी गे बाबन जी के द्वार। बहन भैया से कहती है भैया हम दोनों एक ही माँ के गर्भ में पले बढ़े, एक साथ माँ के दूध को पिए के बड़े हुए, आप गद्दी का मालिक बने, मुझको परदेश जाना है, मेरा सखी सहेली सब छूट गया, माँ की गोद छूट गई, तुलसी का पत्र जैसे झड़ता है वैसे पिता का द्वार छूट गया, इस दर्द को लेके जा रही हूँ भैया। लेकिन एक ही ताकत है, एक ताकत क्या है कि कभी कभार हमको अपने गली में बुला लेना और हमको एक तीजा के नाम पर साड़ी देकर सम्मानित कर देना। तो ये हम महिलाओं का दर्द है, इस दर्द को लेकर प्रत्येक महिला जीती है। लेकिन अपने महिला बहनों को भी कहती हूँ कि जब भी पालन करो अपनी बेटी को बेटा से ऊपर रखो। बेटी के पालन पोषण पढ़ाई लिखाई में आप 1 रुपया ज्यादा ही खर्च करो और ये आश्वस्त कर दो कि कोई भी घटना हो, किसी भी प्रकार का स्कूल कॉलेज रिश्तेदारी समाज में तो मुझको पूरा बता देना। मैंने अपने बच्चों को गारंटी दिया, मेरे बच्चे 2 साल के हुए, मैं अपना कमरा अलग करके अपने बच्चों के साथ सोती थी, रामायण की, गीता की, भागवत की, शिवाजी की, राणा प्रताप की, ऐसा कोई कहानी नहीं सुनाता था जिसको मैंने नहीं सुनाया होगा। मेरे बच्चों को भ्रम होता था, मेरा बेटा कहता था कि मैं ही राणा प्रताप था, और सोता तो उसको पता था कि मैं ही मेरे लिए भूमि गाती है, और बेटी कह रही थी कि मैं ही रानी लक्ष्मी, उसको नहीं पता था 2 साल की बच्ची क्या पता है। 3 साल 4 साल 10 साल तक मैंने सुनाया, बाद में समझ में आया कि मम्मी हम लोगों को गणित देती है, ना हम राणा प्रताप थे ना हम महारानी है। लेकिन उनको कंठस्थ हो गया और हमने तब से उनको आश्वासन दिया था कुछ भी और कुछ भी होगा तुम्हारे जीवन में, अच्छा होगा बुरा होगा, तुमको स्कूल कॉलेज में लड़ाई होगी, डांट पड़ेगी, निकाल दिया जाएगा, दोस्तों के साथ मारपीट होगा, तुम मुझे बता देना और मैं सब संभाल लूंगी। यदि मैं दूसरे के मुंह से जानूंगी तो मुझे बड़ा तकलीफ होगा। मैंने ये भी कहा कि सही साथी तुमको जबरदस्ती कुछ नशा करवावे तो भी बता देना, और मेरे बच्चों ने एक भी दिन मेरे से पर्दा नहीं किया, जो भी घटा यथावत बताया। आज मैं पूरे शान के साथ कह सकती हूँ बेटा इंजीनियर है, बेटी डॉक्टर है, कोई बुराई उनको छू नहीं पाया, कोई परेशानी उनको नहीं हुई। तो माँ को साथ रहना चाहिए। पिता चूक कर सकता है लेकिन माँ बच्चे को समझने के लिए चूक नहीं करती। जिस दिन आप माँ बन गए, आपके बच्चे हो गए, आप पूरे समय बच्चे को दीजिए। रात को आप उनको ठप्पी दे के सुलाइए और दिन को गोदी में बिठा के खाना खिलाइए। कभी मत कहे कि नौकर तुमको 2 रोटी बना के दे देगा। कोई भी घटना घटती है तो उस घटना की आप देखेंगे, कोई बेबस लड़की 15 साल 16 साल 17 साल की लड़की, या हम कहें वृद्धा 60 साल की भी है, वो जा रही उसके साथ कुछ भी हो जाता है और घटना
इसलिए कि माँ बाप बताने में डरते हैं, कोर्ट कचहरी जाने में डरते हैं, पुलिस को बताने में डरते हैं कि बदनामी होगी, और यदि समाज को पता चल जाता है तो लड़की के विवाह का प्रश्न उत्पन्न होता है। इसके साथ ऐसा हुआ है। तो जैसे आपको मैडम ने बताया ना कि 48 से 49 लाख स्त्रियों के साथ घर के लोग ही हिंसा करते हैं, लेकिन आधे लोग नहीं बता पाते इसी डर में, इसी मनोविज्ञान में कि लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, और यदि उसको बता भी दी तो इतना कोर्ट कचहरी गवाही होता है कि जिससे स्त्री खुद ही शर्मिंदा का शिकार होकर नहीं जाती। इतने बार का कोर्ट कचहरी में बुलाया जाता है। जब एक स्त्री कह रही है कि मेरे साथ ऐसा घटना घटा, तो तात्कालिक परिस्थिति में गवाह मानकर उसको न्याय मिलना चाहिए। तो ये इतने सारे हमारे कानून व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था ऐसे जटिल हमने बना दिया है कि उसका दर्द स्त्री को भोगना पड़ता है। कुछ भी घटना घटी, कुछ हुआ तो उस बोझ को माता सहेगी। मैंने बोझ इसलिए कहा, किसी कन्या के साथ रेप हो गया कि वो माँ बन गई, तो उसने वात्सल्य भाव से वो नहीं बनी रहती कि मैं माँ बनने मेरा संतान होगा और लोग मेरे लिए सीमंत संस्कार करेंगे और पटाखा फोड़ेंगे। वो इस चिंता में जलती है कि इस बच्चे का क्या होगा, इसके पिता का नाम क्या होगा, लोग इसे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, और तब मैं कहाँ जाऊंगी। उसकी माता और पिता उसको कहते हैं कि तू वासन करा लो। तब उस माँ के हृदय में क्या गुजरेगा, इस बच्चे को मैं नाम दूं, पालूं, या इसको अपने गर्भ में ही खत्म कर दूं, ये सवाल पैदा होता है। और हम सब इसलिए एकत्रित हैं कि इस जटिल प्रश्न का हम सवाल खोजे। एक तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और होता है तो समाज निर्भीकता से कहे उस बच्चे को पिता के नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, माँ ही पर्याप्त है उसके लिए। सत्यकाम जाबाला की कथा हम पढ़ाते हैं कि जब सत्यकाम का जन्म हुआ तो जब वो अपने देश समाज की स्त्रियां, जिसका कोई दोष नहीं, जो निर्दोष है, जिसे आपदाई अपने बाहुबल का आधार पर यदि वो कैद कर लेता है, उसमें उसका क्या दोष है? बोले मैं नाम दूंगा कृष्ण, मधुसूदन, वासुदेव, और ये कहा कि आज से तुम कृष्ण की पत्नी कहलाओगे, और द्वारकाधीश की रानी बन करके 16,108 रानियों को उन्होंने कृष्ण का नाम दे दिया कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे कहलाएंगे। ऐसा यदि क्रांति यहाँ के पुरुष लोग करने को तैयार हो तो हमारे देश में महिला प्रताड़ना रुक जाएगी। और हम इस शिक्षा को हम माताओं को देना होगा। हम स्त्री अपने बच्चों को कहें कि बेटा वहां पर तू अपनी केवल पत्नी की रक्षा में नहीं, बल्कि किसी भी स्त्री का हरण होता है तो तू जटायु की तरह खड़ा हो जा, उस क्रूर को ललकार, तू डर करके घर मत आ। जैसे सीता के हरण में जटायु ने ललकारा कि मेरे दुष्ट ठाड़ की मोही, निर्भय चलन जानत मोही, आवत देख कृतांत समाना, फिर दस्कंदर कर अनुमाना, की मैना की खगपति कोई अस्त्र ये जानत खग। वो कहते हैं कि कौन आ रहा है? रावण को भी ललकारने वाला जटायु इसलिए पूजनीय है कि उन्होंने महिला की रक्षा के लिए जान देना कबूल किया, उसके प्राण चले गए। और यदि हम कहीं पर महिला के साथ कुछ हो रहा है और हम वीडियो बनाएंगे, वायरल करेंगे, धिक्कार है इस धरती को कि तुम वायरल कर रहे हो, वहां जाके खड़े हो जाओ। अगर पुलिस के बाद केस होता है तो 10 बार उस स्त्री को पूछा जाता है, अदालत में उसकी फजीहत की जाती है कि कितना समय था, क्या था, कितने समय था। कोई लड़का किसी का रेप करेगा तो बता के करेगा, उस समय वो लड़की अपने घड़ी में टाइम देखे कि क्या टाइम हो रहा है और कितने मिनट तक रेप हुआ। ऐसे कानून को बदलना होगा और स्त्री कह रहे वही प्रमाणिक है। हर प्रकार के आरोप स्त्री लगाएगी, यदि उसको सचमुच में नैतिक शिक्षा दिया गया है तो अपनी इज्जत पर कभी दांव नहीं रखेगी। ये सारे हमको मानव शिक्षा दिलाना होगा। ये भारतीय व्यवस्था है, हम खिचड़ी ना बने, या तो हम पाश्चात्य बन जाए, वैसे वहां पर तो नारी जागरूकता के नाम पर चल रहे वैसे ही चाहिए, या फिर भारतीय रहे और नहीं तो भयंकर समस्या है कि
चाहे कोई भी निर्भया हो या किसी भी प्रकार के लड़की के साथ ज्यादती हो, होता रहेगा। लोग सच छुपा के जीते रहेंगे और कितना भी हम अपनी बेटी को पढ़ा ले, हम बेटे वालों के गली गली में घूमेंगे, हमारी बेटी को हम पढ़ा दे लिखा दे, छुट्टी पाए, बेटा तेरे को पसंद है कोई लड़का खोज ले। और ये दोगली जो जीवन जी रहे हैं ना, कि अपने ही जाति में करो, अपने लड़की कोई कर लेता है, दूसरे उसको ले आते हैं, एक जीवन क्यों करने के लिए पढ़ी लिखी लड़की किसी भी प्रकार वही लड़की लड़का ही से तो करेगी। अब उसको जबरदस्ती मारते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तुम्हारे जात का है, ये सारा नौटंकी हमको बंद करना होगा। या फिर उसको कहना होगा कि तू पढ़ लिख ली, आत्मनिर्भरता से जीवन जी सकते हैं तो जी, तुम अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा थोड़ा। और ये नहीं कि जबरदस्ती फिर किसी को बोले कि मेरी बेटी के लिए 1 लाख 2 लाख 10 लाख दहेज ले लो, शादी कर लो। और फिर लड़की कहे कि देख बेटी तू जा रही है, जीते जी जा रही है, तेरी अर्थी उठेगी तो मेरे घर आना, ऐसा नहीं। सदा दिन मेरे कोख में पली है, मेरे घर में जन्म ली है और मेरा दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा। यदि किसी प्रकार की तकलीफ होगी तो मैं माँ हूँ, हमेशा तुमको सीने से लगा कर रोने के लिए तैयार बैठी रहूंगी। शुरू से ही हम इसको ऐसी फैल जाता है। हम एक छत्तीसगढ़ के समाज में जीते हैं, हम छत्तीसगढ़ में गीत गाते हैं दर्द से भरा। लड़कियां क्या है, जैसे मैं मेरे बच्चे पूछते हैं कि मम्मी आपका घर, तो मैं बोलती हूँ नहीं, मेरा घर तो मेरा मायके है, और फिर ये वाला तो बोलिए तो तुम लोगों का घर है। और फिर जब मायके जाती हूँ तो बोलती हूँ ये तो मामा का घर है तुम्हारा। तो हम अपना घर किसको कहें, पिता के घर को कहें या पति के घर को कहें? और यहाँ हम कहते हैं कि नैहर में या पिहर, इसी सोच में रहते हैं। तो हम दर्द को कहते हैं कि 2 लाइन सुना रहे हो, जरूर सुनिएगा। छत्तीसगढ़ के गांव में जा करके घाट मकोया बाबा आओ घाट पीपर ताल खजूर दूरी पे हो, तीन काहू फायदे बाबा घोटी घाटी पीते बिटिया जन्म झलीले देवो, बिटिया जन्म झलीले देवो, बिटिया के जन्म बाबा बड़ा दुख लागी, बेटवा के बढ़े परिवार। ये 2 पंक्ति की तीसरी सुनाई बहुत लंबी है। ये ऐसा सिखा दिया है कि हम जहाँ पर जन्म लेते हैं हम पराई घर है, दूसरे के घर जाना है। और इसलिए हर लड़की कहती है कि मैं, हे भगवान ऐसा दवाई औषधि दे दे जिसे मैं घोट काट के पी लूं, क्योंकि लड़की का जन्म लेना ना पड़े। बिटिया को दूसरे के घर जाना पड़ता है और वहां जीवन जीना पड़ता है। कल्पना कीजिए जब एक पेड़ बढ़ जाता है और उस पेड़ को उखाड़ करके दूसरे जगह लगाया जाता है तो लगभग 90% पेड़ बढ़ जाते हैं, जड़ जमाना मुश्किल होता है। लेकिन हम बेटियां जिस घर में जन्म लेती है, जहाँ जड़ हमारा रहता है, उसको एक रात के झटके से उखाड़ दिया जाता है और पानी ग्रहण के साथ हमको दान कर दिया जाता है और हम ससुराल में जाके रोक दिया जाता है। और हमारी ही सहन शक्ति, हमारी ही क्षमता कि वहां भी अपना जड़ रोक लेते हैं और जीने लायक बना करके एक नया परिवार बसाते हैं, पति के घर को बच्चा पैदा करते हैं, लड़की पैदा करते हैं। ये हिंसा है, किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी के साथ दहेज की प्रथा होती है, किसी को दहेज के रूप में जला दिया जाता है या कन्या भ्रूण हत्या होता है। देखिए स्त्री तो है ना जिसको आने के लिए रोका जा रहा है। अरे हम इतने मूर्ख हैं कि स्त्री आएगी नहीं तो कैसे पुरुष आएगा संसार में? लेकिन कहते हैं कि नहीं स्त्री मत आए, भ्रूण हत्या कर दो, पेट से ही आने का अधिकार नहीं है। एक वीडियो मैंने अपने आंख में देखा है, मैडम तो रोज देखती होंगी
कि गर्भवती स्त्री गई 9 महीने को उसके पेट के गर्भ था, और जब जांच हुआ, आजकल जांच करना अपराध माना जाता है, तो वो लड़की थी और लड़की के ससुराल वाले खड़े थे कि इस लड़की को खत्म करो। जो लड़की की माँ है, महिला जो जन्मदात्री हो, रो रही है कि मुझे बचा लो, इस बच्चे को पेट में ही खत्म कर दो। डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुम पागल हो, इसको हम कैसे खत्म करेंगे, और धार धार रो रही है। और जब अलग अलग स्वर को समझने वाला जगदीश बसु को जानता होगा, यहाँ पर 109 प्रकार के स्वर हमारे देश में पहचाने जाते हैं। हम 600 बच्चा का भी, माँ के गर्भ बच्चे के भी संवेदना को पहचान सकते हैं। तो वो बच्चा कह रहा है कि हे माँ, तू मुझे छुपा ले अपने आंचल से, तू मुझे मत मार, मैं कहाँ जाऊं। जब लोग सब जगह से डर जाते हैं तो माँ के गर्भ में आते हैं, और उत्तरा ने बचाया था अपने बच्चे को, तू मुझे बचा ले। तो उसकी माँ करे कि मैं तेरे से ज्यादा विवश हूँ बेटी, अंतर इतना है कि मैं हाड़ मांस के शरीर हूँ, इस सैया में पड़ी हूँ, तू मेरे गर्भ में। और तब जब बड़े बड़े छुरी उस पेट में डाले जाते हैं, वो डर के मारे वो दिल सिकुड़ करके बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, और वो दहशत में है, और छुरी और चाकू उसके शरीर को काटने लगते हैं। वो चीखती रहती है कि हे परमात्मा, इससे क्रूरता तेरी सृष्टि में कहीं नहीं है, इस क्रूरता को यदि तू नहीं रोक सकता तो तू परमात्मा के लाने के लायक नहीं है। और तब छुरी चलते जाती है, उस बच्ची का शरीर कटते जाता है, और हाड़ मांस का वह शरीर कट करके लोथड़े रूप में निकलते जाता है। अतः वो जीव प्रश्न करता है कि स्त्री रूप में मैं कहाँ जाऊंगा, हे परमात्मा, अब तेरा कोई त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बंधु सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रढ़म तमेव सर्वम मम देव देव करके कैसे प्रार्थना करेगा, क्योंकि मातृ रूप की इतनी अपमान, माता के रूप में इतनी क्रूरता, ये मैंने थोड़ा सा उसको देखा तो उसको अभिनंदन है। और सुमित्रा मोदी जी उपाध्याय जी में स्वागत है, अभिनंदन है। करना चाहूंगी कि बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारब्ध, मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध। तो श्री वासुदेव सिंह जादव जी को मैं इन्हीं आशीर्वचन के लिए पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। जादव जी मंच पर आ रहे हैं, इन्हीं पंक्तियों के साथ उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कि कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है तारीफ त्याग करें आपकी, हमारे संगोष्ठी के धन्यवाद जादव जी। धन्यवाद। मुख्य वक्ता की व्यवस्था रहती है कि उसके पहले सब कुछ हो चुका होता है तो उसकी बोलने की बारी आती है। आज का जो कार्यक्रम है वास्तव में एक बड़ा क्लासिकल विमर्श हो गया है। महिला उत्पीड़न, जैसे इस विषय पर बात होती है तो एक दूसरा वर्ग इसके विरोध में खड़ा हो जाता है। वास्तव में जो महिला उत्पीड़न है उसका उन्मूलन कहीं ना कहीं पुरुषों के भी एक सुख समृद्ध जीवन का सूत्र है। यदि किसी भी कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ कोई भी ऐसा कृत्य होता है, उत्पीड़न एक बहुत अंतिम अवस्था है, कोई भी ऐसी स्थिति जिससे कोई महिला असहज हो जाए, वो एक तरीके से उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता है। पीछे हमारे एनसीसी के छात्र बैठे हुए हैं, आप लोग चाहे तो आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि सीटें
तमाम खाली हैं। और जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं उनसे मैं एक प्रश्न भी करूंगा जिससे उनका ध्यान इधर रहे। अभी हमारे बीच में आदरणीय राजकुमार अग्रवाल जी उपस्थित थे। उन्होंने एक महिलावादी समाजशास्त्री कहें सिमोन द बोआर का नाम लिया था और उनकी एक किताब का भी नाम लिया था। क्या कोई छात्र यहाँ पर बता पाएगा वो किताब कौन सी थी? कोई भी छात्र? उन्होंने किताब का नाम लिया था द सेकंड सेक्स। ये बड़ी क्लासिकल बुक मानी जाती है महिला आंदोलन के लिए। बात यहाँ पर इतनी सी है कि हम जिन मुद्दों पर बात करते हैं हम वास्तव में उनसे अपने आप को कितना कनेक्ट कर पाते हैं। यदि हम उस मुद्दे से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से फिर सिर्फ एक कार्यक्रम होकर रह जाता है। 2-3 साल पहले की बात है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जब भी हमारी बच्ची घर पर विलंब से आती है तो हम प्रश्न करते हैं आप कहाँ थी, किसके साथ थी, विलंब क्यों हुआ। लेकिन हम अक्सर बच्चों से यह प्रश्न नहीं करते, उनका तात्पर्य लड़कों की तरफ था कहीं करते। लेकिन बात आती है कि जब हम महिलाओं को, स्त्रियों को देवी का दर्जा देते हैं तो फिर उसकी इतनी दयनीय स्थिति क्या हो जाती है। मैंने जब महिला उत्पीड़न पे, महिलाओं के विरुद्ध अपराध पे कोई भी थीसिस पढ़ी तो उसमें पहले पैराग्राफ में एक लाइन लिखी मिलती है यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। हमने नारी को देवी के तुल्य ही मान लिया है। मैं तो ये कहूंगा कि नारी को नारी माने, देवी न माने तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि देवताओं से, देवियों से गलती नहीं होती। जैसे मनुष्य से गलती होती है, पुरुष से गलती होती है, वैसे ही महिला से होती है। लेकिन एक महिला को अपना सर्वस्व दांव पर लगाना पड़े, ऐसे समाज को, ऐसे साहित्य को और ऐसे व्याख्या करने वाले विशेषज्ञों को क्या करते हैं। कहते हैं कि जब पुरुष के आत्मसम्मान पर बात आती है तो वो स्त्री को बड़ा करता है, और जब उसके आत्मसम्मान पे, स्त्री के आत्मसम्मान पे बात आती है तब भी स्त्री को बड़ा करता है। एक प्रसंग है रामायण में जहां पर शूर्पणखा के साथ कुछ गलत व्यवहार किया जाता है लक्ष्मण जी के द्वारा, और वो एक पूरा प्रसंग जाकर किसको बताती है? अपने भाई रावण। कहीं ना कहीं रावण का स्वाभिमान को ठेस लगी कि मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। लेकिन उसने उसकी सुरक्षा के लिए अपहरण किसका किया? दूसरी महिला का। ये कैसा न्याय है? एक प्रसंग आता है महाभारत में द्रौपदी का कि एक महिला के कहने से महाभारत हो गया। मैं इस बात को सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे जो स्मृतिकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि ना वो ये कथन कहती कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। तो क्या उसकी सजा इतनी बड़ी हो सकती है? कहने का मतलब ये है कि हमने विभिन्न घटनाओं को, विभिन्न सामाजिक, ऐतिहासिक और यहाँ तक कहा जाए कि जो हमारे माइथोलॉजी या जो हमारे क्लासिकल ग्रंथ हैं उनकी अवधारणाओं को हमने कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा के अनुकूल तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। मनु में एक दृष्टांत का उल्लेख किया जाता है कि उन्होंने कहा है कि स्त्री स्वतंत्र करने योग्य नहीं है, उसे बाल्यावस्था में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। यदि अधीन शब्द को हटाकर यदि संरक्षण शब्द जोड़ दिया जाए तो इसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। अच्छा, इसकी भी तमाम बहस हो सकती है, पूरी कार्यशाला इस पर हो सकती है, लेकिन बात यहाँ पर इतनी सी आती है कि एक देश में कोई समस्या हो सकती है, लेकिन जो महिलाओं का उत्पीड़न है वो एक वैश्विक विषय है।
आप अमेरिका से शुरू करें, रूस जाए, जापान जाए, चीन जाए, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे देश है, स्कैंडिनेविया कंट्रीज कहा जाता है जिनको, स्वीडन है, फ्रांस है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर बलात्कार की घटनाएं न होती हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अपराध तो कहीं ना कहीं हर जगह घटित हो रहा है महिलाओं के विरुद्ध। अभी कुछ आंकड़े बताएंगे, राजस्थान की बात हुई, हरियाणा की बात हुई, मैं कह रहा हूं कोई भी राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, महिलाओं के विरुद्ध अपराध होता ही है। लेकिन इसके विपरीत एक विमर्श और चल पड़ा है कि कुछ आरोप झूठे होते हैं जो पुरुषों पर लगाए जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज हो, कोई भी कानून हो, उसके साफ और स्याह पहलू रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिन विषयों की बात हो रही है वो वास्तव में उत्पीड़न है, और इसका जो शीर्षक है कि भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न एक समाज शास्त्रीय अध्ययन। तो समाज में वो कौन सी चीजें हैं जो देवी को इतनी दयनीय स्थिति में लेकर आते हैं। मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात शुरू करता हूं। हम दो सभ्यताएं देखते हैं, हड़प्पा और सिंधु घाटी। वहां पर चित्र आता है माता देवी की पूजा होती है, और बहुत बड़े कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं वहां पर स्त्री शोषण के। वैदिक संस्कृति में आते हैं, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक पीरियड शुरू होता है, हम कहते हैं कि भारतीय महिलाओं की एक दयनीय स्थिति शुरू हो जाती है। लेकिन हम एक तरकीब देते हैं कि प्राचीन समय पे गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री, ऐसी बहुत सी विदुषी महिलाएं हुआ करती थी। अभी मैं जब ये चर्चा चल रही थी तो मैंने प्रांगण देखा, यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, जैसे आदि शंकराचार्य की तस्वीर लगी हुई है। इधर महारानी लक्ष्मीबाई की मैडम के ऑफिस में छत्तीसगढ़ महातारी करके मैंने एक तस्वीर देखी। तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं उनको महत्वपूर्ण स्थान तो दिया है, लेकिन उनकी जो उपस्थिति होना चाहिए, जो सहभागिता होनी चाहिए, वो उस अनुपात में नहीं है। और जहां पर हुई है वहां पर कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई है। संघर्ष से मेरा मतलब ये है कि ये कहा जाता है नर और नारी एक गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं। यदि इनके बीच सामंजस्य हो तो जीवन का अर्थ बड़ी ही शालीनता से एक लंबी यात्रा पूरी कर सकता है। लेकिन जब हम इसके सामाजिक पहलू पर जाते हैं तो क्या वास्तव में हम ऐसा देखते हैं? आदरणीय प्राचार्य महोदया ने बहुत सारी बातें रखी, लेकिन जैसे हम जीवन साथी का चयन करते हैं, रामायण महाभारत में कि स्वयंवर का उल्लेख आता है, यानी जीवन साथी का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बधू के ऊपर छोड़ा गया है, या पिता के सानिध्य में यह कार्य होता भी है तो जो व्यक्ति अपने गुण सिद्ध करता है, अपनी क्षमताएं सिद्ध करता है, उसके साथ उसका विवाह होता है। लेकिन यहाँ पर दृष्टांत किसके आते हैं? अर्जुन के स्वयंवर, द्रौपदी के स्वयंवर का आता है, सीता के स्वयंवर का आता है। लेकिन जो आम जन है वहां पर क्या चीजें देखने को मिलती हैं? एक आम जनता में कैसा बर्ताव होता है? महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है उसका एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है यौन शुद्धता। हमने उनके साथ पवित्रता और अपवित्रता की भावना को जोड़ दिया, और उसके लिए फिर हमने समाज में कई प्रकार के ऐसे नियम, ऐसी मान्यताएं विकसित कर ली हैं जिनके आधार पर हम कहीं ना कहीं जो महिलाओं का शोषण है, उत्पीड़न है, या जो उनकी स्थिति को हम कम करके आते हैं उसका हम पुष्टिकरण करते रहते हैं। एक समाजशास्त्री हुए हैं विल्फ्रेड पैरेटो, उन्होंने तर्क दिया है भ्रांत तर्क। वो कहते हैं कि जब समाज में कुछ नकारात्मक चीजें होती हैं और हम उनको
मान्यताओं के साथ, स्थानीय मान्यताओं के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मध्यकाल में चीन प्रचलन में आई बाल विवाह। बाल विवाह कभी हमारे जो सनातन संस्कृति है उसका प्रतीक नहीं रहा, लेकिन बाल विवाह किस कारण हुए, उस समय क्या परिस्थितियां थी, और आज जब उनको अलग किया जाने लगा तो इस चीज का बड़ा विरोध हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो समाज में चीजें हैं वो हो सकता है कुछ समय के लिए, कुछ काल में, कुछ परिस्थिति में ठीक रही हो, लेकिन बाद में उनमें जाके एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। सामाजिक तौर पर देखा जाए, अरस्तु एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक लाइन का कोटेशन दिया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यानी क्या है मनुष्य? प्राणी को और शुद्ध मानक हिंदी में कहा जाए तो जानवर, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। और वो सोशल एनिमल आज तक सुसंस्कृत एनिमल होने का प्रयास कर रहा है, यानी जो मनुष्य है वो अपनी मनुष्यता को सीखने की प्रक्रिया में है। एक बात और निकल के आई कि जो उत्पीड़न के जो मामले हैं उसमें अधिकांश जो लोग थे वो नजदीकी व्यक्ति थे। जब मैं इन बातों पे विचार कर रहा था, मैडम ने जब मुझे आग्रह किया तो मेरे सामने बड़ी दुविधा की स्थिति थी, क्योंकि आजकल एक ऐसा नैरेटिव तैयार कर लिया गया है कि महिलाओं के विषय में महिलाएं बात करेंगी, अनुसूचित जाति के विषय में अनुसूचित जाति का व्यक्ति करेगा, अन्य पिछड़ा व्यक्ति में वही करेगा। कहावत ये भी है कि जाके पहनना फटी बीमारी सौंपा जाने फिर पर आए। लेकिन हम लोग सभ्य समाज के जागरूक नागरिक हैं, और जो हमारे आसपास घटित होता है, चाहे वो अपराध के आंकड़े हों, चाहे महिलाओं के साथ की गई बर्बरताएं हों, जैसे भी मणिपुर का उदाहरण दिया, रूस और यूक्रेन का युद्ध है, अभी आपने देखा हमास का जो हमला हुआ, उसके बाद इजराइल की जो कार्रवाई हुई, ये तो कुछ तात्कालिक उदाहरण है। यदि जब से हमने लिखना पढ़ना शुरू किया है, जब से हमने तथ्यों को संकलित करना शुरू किया है, तब से आप देखेंगे तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा किसी न किसी रूप में होती रही है, और यदि वो महिला खुद ईश्वर के रूप में भी आई हो तब भी वो बची नहीं है। और जब उसके पति ने भी यदि सही करने की कोशिश की हो तो जनमत ने ऐसा दबाव बनाया कि वो भी उसके आगे विवश हो गया। मेरा यहाँ पर इशारा कहीं ना कहीं माता सीता के व्यक्तित्व की तरफ है। सभी को पता है कि वो मानव रूप में क्या है और वो मानव रूप में क्या है, लेकिन जब वो रावण के वहां से वापस आती हैं तो जन सामान्य में क्या चर्चा होती है, और उसके आधार पर जो उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे उनको भी जनमत के आगे झुकना पड़ता है। इस प्रकार की जो परिचर्चाएं हैं कहीं ना कहीं वो उस जनमत को सैनिटाइज करने के लिए ही आयोजित की जाती है, क्योंकि हम आजकल बहुत ही सतही दुनिया में हैं। यदि चार लोग कहने लग जाए तो हम तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। हम दृढ़ अवधारणा नहीं बनाते, उन पर टिके नहीं रहते। जब भी कोई बात आप सही बनाएंगे, उसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका विरोध शुरू हो जाता है। इसमें कुछ सब टाइटल हैं, जैसे समाज में घरेलू हिंसा। अच्छा, घर में हिंसा होती है तो कहां का व्यक्ति शोषण करने के लिए आता है? कौन होता है वो व्यक्ति? यदि लड़की अपने मायके में है तो पिता होगा, भाई होगा, चाचा होगा, ताऊ होगा, दादा होगा। यानी कहीं ना कहीं वो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक रक्त संबंधी ही होता है। बताते हुए बड़ी शर्म आती है कि जब आप पिछले सालों की कुछ घटनाएं देखेंगे तो कुछ ऐसे भी अपराध आए हैं जहां पर पिता ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। दूसरी चीज, घरेलू हिंसा आखिर होती क्या है?
क्या सिर्फ मारपीट भी घरेलू हिंसा में आती है? कुछ समय तक ये माना जाता था कि घरेलू हिंसा पर कोई खुलकर बात ही नहीं होती थी, लेकिन जब विचार हुआ ऐसे मामले ज्यादा आए तो 2005 में एक अधिनियम आया, घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, और अक्टूबर 2006 से उसे लागू कर दिया गया। कोई भी ऐसा अपराध जो घर की महिला को, चाहे वो विवाहित है, अविवाहित है, बच्ची है, उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या कोई भी ऐसा करते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो उसे प्रताड़ित करता है, वो घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। और यदि ऐसे केस में शिकायत की जाए तो वो दंडनीय अपराध है और उसको जेल होगी, जो वर्षों में हो सकती है। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है कि देखिए एसी बस खड़ी है और आपको उसमें बैठ के जाना है। असल संघर्ष होता है जब आपका शोषण शुरू होता है और जब आप किसी पुलिस थाने में जाते हैं। यदि आप में से यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं, पुरुष बैठे हुए हैं, यदि किसी परिवार की कोई महिला थाने में चली जाए तो हमारा नजरिया ही उसके प्रति बदल जाता है। यानी हमने कानून तो बनाया, लेकिन उसे जो लागू करने का कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में बदलाव लाता है। मान लीजिए मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा किससे हो रहा है? मेरी पिताजी से और मेरी पत्नी से, और उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी या ऐसा बर्ताव कर दिया। अच्छा, मैं उनसे नहीं कह सकता कुछ, मुझे ऐसे संस्कार दिए गए कि पिताजी का ज्यादा विरोध नहीं करना है, ऐसे में सब जाना है। अभी भी मेरी पत्नी थाने जाना चाहे तो क्या मैं खुशी खुशी तैयार हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा, लेकिन हो जाना चाहिए। यदि ऐसे समय में कोई महिला चली जाती है तो पूरा परिवार उसकी विपरीत खड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं कहता, कुछ मामले निश्चित रूप से झूठे हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या वास्तव में बहुत कम होती है। और इसमें भी कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि पहले जांच होती है और उसके बाद ही सजा तय होती है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जब भी महिला उत्पीड़न का कोई केस आता है तो वो संस्था के लिए, व्यक्ति के लिए, उस महिला के लिए और यहां तक कि उस समाज के लिए एक कलंक का कारण होता है। चाहे केस झूठा हो और चाहे केस सही हो, तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम उसके बारे में लोगों को ठीक ठीक जानकारी दें। घरेलू हिंसा में सभी प्रकार का उत्पीड़न शामिल किया गया, लेकिन जब महिला घर से बाहर निकलती है तब भी उत्पीड़न की श्रृंखला समाप्त नहीं होती। हम कहते हैं कि यदि महिला आत्मनिर्भर हो जाए, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, तो उसका रास्ता वैसे ही आसान हो जाएगा। कुछ मैंने सर्वे किए, रिसर्च पेपर के लिए गूगल फॉर्म से जानकारी मांगी गई, तो मैंने तो उन पुरुषों को भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या दोष से भरा हुआ देखा जहां पर उनकी पत्नियां या उनकी महिला मित्र अच्छे पद पर या उनसे अच्छे पद पर आसीन थी। हमारा जो ईगो है वो इस प्रकार से सोशलाइज्ड है, सामाजिकृत है कि हम महिला को आगे देखते हुए, आगे बढ़ते हुए आसानी से नहीं पहुंचा पाते। बचपन में मैं अपनी दादी के साथ बैठी हमारे बीच में बोली आ गई, एक बड़ा कंसेप्ट चलता है कि लड़की को बीए, लड़के को एमबीए। हालांकि जहां पर आप लोग बैठे हुए हैं वहां पर ऐसी चीजें देखने को न मिलती हो, लेकिन आज भी एक बड़ा वर्ग है वो ये मान के चलता है कि अभी बच्चे की शादी होगी और वहां पे जाके उसको अपना जीवन है और सारी चीजें। लेकिन यही चीज उसको कहीं ना कहीं अनंत काल के लिए परतंत्र बना देती है। मैं कितने सारे ऐसे महिलाओं को जानता हूं जिन्होंने अच्छे
80% के साथ MSc किया, MA किया, MCom किया और उनके ससुराल वालों ने उनको जॉब नहीं करने दिया। जबकि आज से 10 साल 15 साल पहले जॉब की इतनी मारामारी नहीं हुआ करती थी। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने उसको भी आसमान शान से जोड़ दिया। यहां तक कि कई बार तो यदि कोई पुरुष महिला को ज्यादा सुने समझे और उसकी बात कहे तो हमने एक नया मुहावरा कर लिया है, जोरू का गुलाम। लेकिन पत्नी के लिए कोई ऐसा मुहावरा नहीं कर पाए। अच्छा, अगर हम किसी महिला को ये कहें कि आप तो बड़ी सती सावित्री हो, तो ये कोई प्रशंसा नहीं है, ये अपने में कटाक्ष है। यानी हम सोसाइटी के विरोधाभास में हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि यत्र नानस्ति पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है आंचल में है दूध, आंख में पानी। यानी एक तरफ आपने उसको बिल्कुल देवी बना दिया, एक तरफ अबला बना दिया, और ये पूरा जो वातावरण चल रहा है वो अबला को सबला बनाने का ही है। लेकिन क्या वास्तव में संभव है कि हम बिना महिलाओं की संपूर्ण सहभागिता के सोसाइटी को, समाज को, पुरुषों को और यहां तक कि महिलाओं को वास्तव में उतना सशक्त कर सकते हैं जितना कि आवश्यकता है? एक इसमें और लाइन है जिसमें मैंने थोड़ी सी चीजें देखी। आजादी के बाद महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध। आजादी यानी 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ, पहले जो अपराध होते थे वो अलग अलग पीरियड था। एक बड़ा समय गुजरा जब मुगलों का शासन रहा, एक बड़ा समय रहा जब अंग्रेजों ने शासन किया। यहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली अपने यहाँ शासन कर रहे थे, और उन्होंने भी हमारे यहाँ जो सामाजिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप किया। एक कानून आया, सती प्रथा निषेध अधिनियम। यहाँ का मुझे नहीं पता छत्तीसगढ़ का, लेकिन जब हमारे यहाँ जाते हैं तो कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जिन्हें सती माता का मंदिर कहा जाता है। सती यानी कोई ऐसी महिला जो अपने पति के प्रति इतना लगाव रखती थी कि उसके साथ चिता में जलकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वैसे तो कोई कानून अधिकार नहीं देता, कहते हैं कि ईश्वर ने जन्म दिया है तो मारने का अधिकार भी उसी का है। हालांकि कुछ विश्व के देश ऐसे हैं जहां पर इच्छा मृत्यु का वरदान दिया गया है। लेकिन जब आप सती प्रथा की तह में जाएंगे तो आप ऐसे भी दृश्य देखेंगे जहां पर महिलाओं को बलपूर्वक पुरुष के साथ या जो उसका पति है उसके साथ जला दिया जाता है। राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिक के प्रयासों से 1829 में कानून बना सती प्रथा निरोधक अधिनियम, जिसमें बाद में संशोधन हुआ और ये कहा गया कि यदि किसी गांव में यदि अब कोई सती प्रथा की घटना होती है तो उसे संपूर्ण समुदाय के विरुद्ध अपराध माना जाएगा और यहाँ तक कि उस पूरे गांव को दोषी माना जाएगा। क्योंकि जो सती प्रथा का कंसेप्ट है वो कैसा है? ग्लोरीफाइड है, बड़ा उसका प्रपंच रचा जाता है, उसकी अर्थी बनाई जाती है, उसमें घी डाला जाएगा और ये किया जाएगा। आपने देखा धीरे धीरे सती प्रथा पूरे तरीके से बंद हो गई। एक और बड़ा कानून आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हमारा जो हिंदू धर्म है, जो सनातन संस्कृति है, वो स्त्री और पुरुष के बंधन को जन्मांतर का बंधन मानता है, बिल्कुल LIC की तरह, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। एक जन्म पर बात हो तो अच्छी बात है, 7 जन्म तक कैसे चलेगा क्या चलेगा नहीं पता। लेकिन दो घटनाएं उस समय पैरेलल चल रही थी। एक तरफ क्या हो रहा था कि कम उम्र में विवाह हो रहा था, उसके कुछ भी काट रहे हो, एक कम उम्र में विवाह और एक विधवा होने
के बाद महिलाओं की स्थिति का दयनीय होना। जब आप प्रारंभिक जो नियम पढ़ेंगे उसमें क्या था, कोई भी विधवा महिला है उसका जीवन बहुत ही संरक्षित हो गया था। वो अच्छे आभूषण नहीं पहनेगी, वो कोई सुगंधित चीज नहीं लगाएगी, वो कोई गरिष्ठ भोजन नहीं करेगी, एकांत में रहेगी। यहाँ तक कि बीच में तो उनके केस भी काट दिए जाते थे। मतलब जो बात है एक तरीके से उसकी जो आइडेंटिटी है उसको समाप्त कर देना। यानी तब भी महिलाओं के लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस थी और आज भी। कानून आया कि कोई भी विधवा है वो पुनर्विवाह कर सकती है, और इस चीज का इतना विरोध हुआ कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको लिखित में आश्वासन देना पड़ा कि हम भारतीयों के किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो बात ये आती है उनको शासन करना था। इसका मतलब है कि अपराध पहले भी हो रहे थे, सुधारों का विरोध पहले भी था और आज भी। अभी मध्य प्रदेश में एक स्कीम आई, लाडली बहना योजना, जिसके माध्यम से सरकार एक राशि मतलब उनको देती है महिलाओं को। इसका भी विरोध था। अब उसके कुछ अपने कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे आज भी महिलाएं, विशेषकर जो गांव की महिलाएं हैं, उनकी एक बड़ी आबादी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं। तो 1000 रुपए भी बड़े मायने रखता है उनके। लेकिन जब अपन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होते हैं, हमारा अपना तंत्र विकसित हो जाता है। हालांकि ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। जब आप 1909 का अधिनियम देखेंगे, 1919 का अधिनियम देखेंगे, 1935 का अधिनियम देखेंगे, और जो हमारा संविधान बना उसकी कम से कम 60% बातें हैं 1935 के अधिनियम से ही आती है। लेकिन हमने बोला क्या कि हम स्वतंत्र भारत में कुछ कानून बना रहे हैं। एक बहुत ही भीषण मामला हुआ था, भावरी देवी का नाम सुना होगा आपने, भावरी देवी। अच्छा, हम क्या करते हैं आजकल, एक नई दुर्दांत घटना से पुरानी घटना को भूल जाते हैं। एक जो दिल्ली वाला प्रकरण आया था निर्भया, फिर वो श्रद्धा, जिसके बॉडी में कई सारे टुकड़े कर दिए गए थे। यानी अपने आप में आप देखेंगे तो हर घटना यूनिक और बहुत ज्यादा विविध होती है। भावरी देवी पर बलात्कार का सामूहिक बलात्कार हुआ, जो कि कार्यकर्ता थी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता। बलात्कार होना एक अलग चीज है कि उसके बाद की जो प्रक्रिया थी, जैसा बात हो रही थी कि कोर्ट कचहरी में इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। कोर्ट कचहरी तो आप छोड़िए, हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ ऐसी दूरी बना लेते हैं जैसे कोई छुआछूत की बीमारी। यदि आपको ये पता चल जाए कि इस महिला के साथ या इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है तो आपका एक नजरिया ही बदल जाता है। जबकि दोष वास्तव में किसका है, जो व्यक्ति बलात्कार करने वाला है, लेकिन हम दोषी किसको मान लेते हैं, महिला को। भावरी देवी के साथ बलात्कार हुआ, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया केस, और सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर बरी किया कि 2 पीढ़ी के लोग एक साथ किसी महिला के साथ बलात्कार कैसे कर सकते हैं। उसमें एक उच्च जाति का व्यक्ति था, कुछ ओबीसी के व्यक्ति थे, और कहते हैं पिता और पुत्र भी थे। यदि आप इसको देखेंगे, इस पर मूवी भी बनी है, जगमोहन मुंद्रा की बवंडर। आप भावरी देवी केस को खुद पढ़ना तो आपको कुछ समझ में आएगा। यानी बलात्कार की घटना हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां से उसको बरी कर दिया। तो उससे बड़ा मतलब उस महिला के लिए विविध कोई घटनाक्रम हो नहीं सकता। निर्भया प्रकरण हुआ,
अच्छा, हमारे यहाँ जो वकील हैं वो बहुत ही उन्नत प्रजाति के हैं। आप कितना भी भीषण करते करिए वो उसके बचाव में खड़े होते हैं, चाहे वो कोई कसाब हो सकता है या कोई ऐसा सामूहिक अपराध का आरोपी हो सकता है, कोई भी हो। तो जब ये निर्भया के साथ प्रकरण हुआ, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, इंडियाज डॉटर। बात ये नहीं थी कि बलात्कार हुआ, बात ये है कि जब उन लोगों का इंटरव्यू किया गया तो उसमें से एक आरोपी था मुकेश। वो क्या बोलता है कि वो कोई बहुत अच्छे घर की लड़की नहीं थी, शाम को अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम के आ रही थी, तो हमें लगा कि ऐसा किया जा सकता है और मुझे इस किए पर कोई पछतावा नहीं। बलात्कार से ज्यादा जो नेगेटिव चीज है वो मानसिकता है जो मुकेश नाम के उस अपराधी के व्यक्तित्व में झलकती है। यानी एक दुष्कृत्य को भी वो भ्रांत तर्क के द्वारा क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। अच्छा, हमने इतना प्रोटेक्ट किया है महिलाओं को, इतना प्रोटेक्ट किया है कि जब भी उनको अच्छा, किराया कैसे होता है? दतिया की ही घटना है। कोई गर्भवती महिला थी, वो हॉस्पिटल गई और वहां पर एक मेल नर्स था और एक फीमेल नर्स थी। कायदे से यदि फीमेल नर्स थी तो चेकअप किसको करना चाहिए था? फीमेल को। और ये कोई भी मंदबुद्धि होगा वो ये चीज जानता है। यदि कोई महिला डॉक्टर है, पुरुष डॉक्टर है, तो वो महिला डॉक्टर को जरूर साथ में लेता है। उसने उसका चेकअप किया, पुरुष ने, जो मेल फीमेल नर्स थी वो खड़ी रही, उसने कुछ गलत हरकत की और इसके बाद उस व्यक्ति पर किसका केस लगा दिया गया? बलात्कार का। अब यहां पर आप देखिए, एक लोग क्या कहेंगे, अरे उसने तो ये डॉक्टर देखा। दूसरा वाला कहेगा कि नहीं ये गलत है। अब वास्तव में घटना क्या है आप खुद देख सकते हैं। एक और प्रकरण, एक मेरे परिचित थे, उनकी बच्ची 12th में पढ़ रही थी। कई लोग जो संपन्न होते हैं वो घर पर क्या है, होम ट्यूटर बुला लेते हैं। होम ट्यूटर पढ़ाने आता था, बच्ची से उसकी जान पहचान हुई और फाइनली एक लड़की ने कहा कि मुझे इस टीचर के साथ शादी करनी है। पूरे घर में तांडव मच गया और हमें पता है उस वक्त क्या करना चाहिए, तो उन्होंने वही तरीका अपनाया, बच्ची के साथ मारपीट की, उसे डराया धमकाया। लेकिन लड़की ने क्या किया, थाने में जाकर पिता के खिलाफ केस दायर कर दिया। अच्छा, पूरे लॉबी में बड़ा चर्चा का विषय, उनकी लड़की ने ऐसा कर दिया, उनकी लड़की ने ऐसा कर दिया। यहां पर दोषी कौन? मैं आप लोगों से पूछता हूं, कौन दोषी है यहां पर? नहीं, संकोच नहीं करना है, हम बता सकते हैं, क्योंकि हम बात नहीं करते समस्या तो यही है। भाई यहां पर मैं तो उस मामले में पिता को ही दोषी मानता हूं। जब आप, अच्छा वो लड़की 18 साल की हो चुकी थी, हमने क्या कर लिया है, कई बार हम इतने प्रोटेक्ट हो जाते हैं कि हम जो करेंगे वही हो। यदि अपने एक तरीके से करें, कोई पिता कुछ गलत सोचता है क्या, वो तो अपनी लड़की की इतनी सोच रहा होगा, ये बात है। लेकिन आपने देख लिया कि जब बच्चा बात नहीं मान रहा है तो आपको शक्ति का प्रयोग इतना भी नहीं करना चाहिए। एक समय ऐसा आ गया कि वो व्यक्ति 2-3 साल तक अपने घर से नहीं निकले। फाइनली उस लड़की के साथ में शादी कर दी गई और वो लड़का लड़की बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो हमें ये भी देख लेना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ सामाजिक नियम बना लिए हैं। हम अपनी ही जाति में विवाह करेंगे, अपने ही धर्म में विवाह करेंगे, अपने ही क्षेत्र में विवाह करेंगे, या जो अपने एक कंसेप्ट और सकता है प्रेफरेंशियल मैरिज, हमने कुछ समूह चिन्हित कर रखे हैं, हम उनमें ही विवाह करेंगे। हमें समय के साथ अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए भी हितकर नहीं है, पुरुषों के लिए भी
संघर्ष है वो देखने को मिलेगा। और जो नेगेटिव आइडियोलॉजी फैलाते हैं उनके लिए किसका काम करता है? दाना पानी का। एक समाजशास्त्री हुए हैं कार्ल मार्क्स, वो कहता है कि जो परिवार प्रणाली है और जो विवाह पद्धति है वो पुरुषों की महिलाओं के विरुद्ध एक कूटनीतिक चाल है। पुरुष इसलिए शादी करता है कि उसे महिलाओं के रूप में, बच्चों के रूप में बिना वेतन का मजदूर या श्रमिक प्राप्त होते हैं। अब मुझे नहीं पता आप लोग इस धारणा से कितने सहमत होंगे, कितने असहमत होंगे, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे, ऐसे भी पुरुष देखे, ऐसे भी भाई देखे, ऐसे भी पिता देखे हैं जो अपने परिवार के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। शिवानंदा बुआ की बात हो रही थी, उनकी जो किताब है द सेकंड सेक्स, उसमें उन्होंने एक उक्ति दी कि महिला जन्मती नहीं बल्कि बनाई जाती है। भाई हम एज ए सेक्स देखा जाए तो 3 फॉर्मेट देखने को मिलती है, एक कोई पुरुष है, एक कोई महिला है या फिर थर्ड जेंडर है। इन 3 के अलावा कोई कंसेप्ट नहीं। हमारा ये जो विभाजन है वो बिल्कुल नेचुरल है, नेचर के मुताबिक है। यदि कोई विशेष प्रकार के ऑर्गन है तो हमने उसको पुरुष कहा, दूसरे प्रकार के ऑर्गन है तो महिला कहा, और यदि ये विभाजन क्लियर नहीं है तो हमने उसे थर्ड जेंडर में डाल दिया। लेकिन इन तीनों की आइडियोलॉजी कैसी होगी ये वहां के समाज, संस्कृति और परिवेश पर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं जो महिला हिंसा का जो कारण है वो हमें सामाजिक मान्यताओं में ही ढूंढना पड़ेगा। कई बार हमारी मान्यताएं इतनी पुरातन हो जाती है, इतनी पुरानी हो जाती हैं कि हम समय के साथ उनको बदलते नहीं हैं, और वो कारण कई बार पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध होता है। तो जो चीजें बदल रही हैं समाज में, जो कंसेप्ट चलता है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन वास्तव में होता क्या है? हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसकी जो यूनिट्स हैं जो कार्य कर रही हैं। आज आप देखेंगे आज से 20 साल पहले विवाह का क्या तरीका था, जीवन साथी चुनने का क्या तरीका था, लेकिन हाँ एक चीज कॉमन है, अपराध तब भी था महिलाओं के विरुद्ध और आज भी। तलाक की दर उस समय कम थी, आज भी है। एक पिछड़े राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहा है, पिछड़े से मतलब मेरा है जहां पर अपराध ज्यादा हो रहे हैं। मैं आर्थिक रूप से बात नहीं कर रहा, जैसे बात आई राजस्थान की, बात आई मध्य प्रदेश की, बात आई महाराष्ट्र की, लेकिन महिलाओं के अपराध के मामले में केरल भी पीछे नहीं है। केरल में भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध बहुत दर्ज हुए हैं, जो वहां की पॉपुलेशन है उनके अपराध में केस बहुत दर्ज हुए हैं। तो इसके पीछे जब देखा तो हमारे जो पेपर में जो लिखते हैं आर्टिकल, उन्होंने कहा, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि वहां पे यदि एक महिला के विरुद्ध कोई भी अपराध होता है तो वो तुरंत जाके थाने में दर्ज करवाती है। लेकिन जो जिन सोसाइटियों में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, वो जाके वहां पर केस ही दर्ज नहीं कराते। केस दर्ज नहीं होते इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध नहीं होते, अपराध तो होते हैं लेकिन वहां पर केस दर्ज नहीं हो रहा। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, अपराध का आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है। बात आई कि जब महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहा है तो उसकी जल्दी सुनवाई क्यों नहीं होती? आज भी महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए 90% मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं। यानी आप देखेंगे जब से वर्तमान सरकार है, इसके 2 कार्यकाल पूरे होने को हैं। जब ये निर्भया वाला प्रकरण आया तो ये कमेटी बनी, जस्टिस वर्मा कमेटी, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी कि इसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध रुक ही जाएंगे। लेकिन आपने देखा, चाहे यूपी की घटना हो, चाहे अभी अपने और घटना देखी,
अपराधों में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आई। हाँ, लोगों ने क्या कर दिया, उसको छुपाना वो कर दिया। एक हरियाणा का मैं केस देख रहा था, एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसने केस फाइल किया, दोषी व्यक्ति जेल में गया, जेल से उसने धमकी दी कि मैं बाहर आऊंगा तो फिर बलात्कार करूंगा। उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, 2-2.5 वर्ष बाद वो व्यक्ति रिहा हुआ और उस महिला के साथ फिर से बलात्कार हुआ। तो हमारा जो कानून का लचीलापन है वो भी कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए एक केमिकल फर्टिलाइजर का काम कर रहा है।